हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर दराज का प्लैनेट जो कि सूरज का एक चक्कर 247 साल में पूरा करता है। यहाँ पर ज्वालामुखी करीबन 4 साल से लगातार चलते आ रहे हैं, जो कि हमारे ज़मीन से तकरीबन 7 अरब की दूरी पर है। मैं बात कर रहा हूँ प्लूटो की। दोस्तों, इस प्लैनेट को साइंसदानों ने कैसे ढूंढा और इसको ढूंढने में इतना समय क्यों लगा, आप जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं साइंस ईटीसी। सन 1997 में वोयाजर यान को लॉन्च किया गया, जिसमें सबसे पहले वोयाजर 2 यान को लॉन्च किया गया और उसके बाद वोयाजर 1 को भेजा गया। ये पहले स्पेसक्राफ्ट थे जिसकी मदद से हमने हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। वोयाजर मिशन में नासा से प्लूटो छूट गया। उस वक्त हम प्लूटो को नहीं देख पाए थे। 1990 में अमेरिकी साइंसदान क्लाइड टम्बोक ने सबसे पहले प्लूटो के बारे में पता लगाया था। उस वक्त प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट माना गया। उस वक्त टम्बोक मानते थे कि प्लूटो साइज में मरकरी से बड़ा होगा, लेकिन बहुत सारे साइंसदान इस बात को नहीं मानते थे। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे अलग है। एक बर्फ का गोला है जिसका टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस है। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी सारे प्लैनेट के ऑर्बिट से डिफरेंट है। हाँ, सारे ही प्लैनेट का ऑर्बिट सर्कुलर है, वहीं दूसरी तरफ प्लूटो का ऑर्बिट एक्सट्रीम लाइट यानी कि अंडे की शक्ल का है। सूरज के चारों तरफ 17 डिग्री के एंगल से घूमता है। इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में 248 साल लग जाते हैं। खोज से पहले ही द बॉब ने इसकी तस्वीरें ले ली थी, लेकिन उस वक्त इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सन 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन डी वेरियर ने अपनी कैलकुलेशन से नेपच्यून की प्रेडिक्शन कर दी थी। उन्होंने देखा कि यूरेनस के सरफेस पे कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, की वजह से उन्होंने नेपच्यून की खोज की थी। कि नेपच्यून के ऑब्जर्वेशन के बाद साइंसदानों ने देखा कि यूरेनस की सरफेस पे सिर्फ नेपच्यून ही नहीं बल्कि कोई और चीज़ भी इफ़ेक्ट कर रही है। फिर वो क्या था, साइंसदान उसकी तलाश में लग गए। के बाद सन 1906 में पर्सिवस लॉबस ने प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम प्रोजेक्ट एक्स रखा गया। सन 1915 में लोवल के जाने बिना ही प्लूटो की 2 तस्वीरें खींच ली गई थी। उस वक्त इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ वक्त बाद लोवेल पे कानूनी कार्रवाई की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, लेकिन 1929 में ये प्रोजेक्ट को दोबारा फिर शुरू किया गया और प्लैनेट एक्स को ढूंढने का जिम्मा द बॉब को दिया गया। एक साल बाद 18 फरवरी 2030 को द बॉब ने प्लूटो को ढूंढ लिया और फिर वो वक्त आया जिसमें प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट शामिल किया गया। लेकिन शुरू में प्लूटो के साइज़ के जो अंदाजे लगाए गए थे वो धीरे धीरे गलत साबित हो रहे थे। शुरू में साइंसदानों को लगा प्लूटो का मास हमारे अर्थ के मास के मुकाबले बराबर है, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में पता लगाया गया तो हमें पता चला कि हमारे अंदाजे के हिसाब से इसका मास बहुत कम था। 1978 में जब प्लूटो के मून सैटर्न की खोज हुई, जिसकी वजह से हम प्लूटो के साइज़ का अंदाज़ा लगाने में पूरी तरह कामयाब हो गए। हमें पता चला कि इसका मास अर्थ के मुकाबले 0.2% ही है, तो इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से इसको प्लैनेट एक्स की जगह से हटा दिया गया। लेकिन प्लूटो अब भी एक प्लैनेट था। प्लूटो की हमारे पास अब भी कोई क्लियर इमेज नहीं थी। क्लाइड प्लूटो को समझने में लग गए थे। प्लूटो की बनावट को जानने के लिए नासा को ज़मीन से 7.5 अरब किलोमीटर दूर प्लूटो पे जाना था कि हम इसे करीब से देख सके। लेकिन प्लूटो पे जाना कोई आसान काम नहीं था कि इसके लिए सही टाइम, स्पीड और एंगल की ज़रूरत थी। इनमें से कोई भी गलत हुआ तो हम हमारी मंजिल खो देंगे। सन 1977 में किए गए वोयाजर मिशन में हमें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट के बारे में जानने और पढ़ने को बहुत मिला, लेकिन प्लूटो अब भी हमसे बचा हुआ था। 19 जनवरी 2006 में नासा ने अपने न्यू हॉरिज़न स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। ये प्लूटो के लिए भेजा जाने वाला पहला मिशन था, जो कि 9 साल बाद 2015 में ये प्लूटो के बहुत ही करीब से गुजरा। इसमें सबसे पावरफुल रॉकेट एरेस-5 का इस्तेमाल किया गया, जिसकी स्पीड 58,500 पर आवर किलोमीटर है, जिसको चांद पे पहुंचने में 8 घंटे 35 मिनट लगेंगे।
और ये टाइम अपोलो मिशन से 10 गुना ज़्यादा कम है। इसके लिए स्पेस प्रो को बहुत ही हल्का बनाया गया था। इसकी लंबाई सिर्फ 2.5 मीटर और वज़न 480 किलोग्राम। इसमें बहुत ही पावरफुल टेलीफोटो लेंस लगा हुआ है। इसका नैप ग्लोरी है और ये इतना पावरफुल है कि जो सैटेलाइट ज़मीन की 400 मीटर दूरी से जो फ़ोटो लेगा वैसे ही फ़ोटो ये 7000 माइल की दूरी से ले सकता है। प्लूटो तक पहुंचने के लिए इसने जुपिटर की ग्रेविटी का सहारा लिया। इससे इसकी स्पीड 20% ज़्यादा हुई। इसकी वजह से न्यू हॉरिज़ॉन को प्लूटो तक पहुंचने में 3 साल कम लगा। जुपिटर को क्रॉस करने के बाद न्यू हॉरिज़ॉन को स्पीड मोड में डाल दिया गया। इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बरकरार रही। प्लूटो के पास पहुंचने के बाद इसके सिस्टम को ऑन किया गया। लेकिन पहुंचने से 10 दिन पहले नासा का स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। की वजह से 6 महीने का प्रोग्रामिंग लॉस हो गया। लेकिन साइंसदानों ने हिम्मत नहीं हारी। साइंसदानों ने पूरे सिस्टम को सिर्फ 3 दिन में रीसेट करके फिर से चालू कर लिया। उसके बाद हॉरिज़ॉन प्लूटो की इमेज सेट करने लगा। न्यू हॉरिज़ॉन की वजह से हमारे पास 1000 फ़ोटोज़ पहुंची। हालांकि न्यू हॉरिज़ॉन की वजह से और चीज़ों के पीछे भी रिसर्च कर रहा था। और फिर हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमें पता लगा कि प्लूटो दिखने में कैसा है। 14 जुलाई 2015 को न्यू हॉरिज़ॉन प्लूटो के बहुत ही करीब से गुजरा। इस वक्त न्यू हॉरिज़ॉन का डिस्टेंस प्लूटो से सिर्फ 12,500 किलोमीटर दूर था। तो एक ऐसा आइस प्लैनेट है जिसका टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। हॉरिज़ॉन ने जो इमेज हमें भेजी है उसमें माउंटेन, आइसलैंड, ग्लेशियर और एटमॉस्फेयर भी शामिल है। तो हॉरिज़ॉन की वजह से हमें प्लूटो के चांदों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। में सबसे अजीब सैटर्न था। सैटर्न की गोलाई 606 किलोमीटर है। प्लूटो की गोलाई 1188 किलोमीटर है। ये सारे चांद बहुत ही छोटे थे जिसमें स्टिक की गोलाई 137 किलोमीटर और वहाँ दूसरी तरफ हाइड्रा की गोलाई सिर्फ 1 किलोमीटर है। अगर आप प्लूटो की सतह पर गौर करेंगे तो 98% नाइट्रोजन लिक्विड की शक्ल में प्लूटो पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद पहाड़ों की हाइट 10,000 किलोमीटर तक है। प्लूटो की ली गई पिक्चर में पता चला है कि इस पर वाटर आइस के पहाड़ और जाइंट वोल्केनो मौजूद है। ये सब सोलर सिस्टम के बनने के बाद से ही एक्टिव है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपको ऐसे वोल्केनोस कहीं नहीं मिलेंगे। वोल्केनो का मतलब किसी वर्टिकल हीट के सोर्स को कहा जा रहा है। साइंसदानों का मानना है कि ये हीट प्लूटो पे मौजूद बर्फ को पिघलाकर प्लूटो के नीचे समुंदर बना सकती है। इसके अंदर एलियन लाइफ होने की हाई पॉसिबिलिटी मौजूद है। हॉरिज़ॉन ने सबसे पहले हमें प्लूटो का एटमॉस्फेयर दिखाया। इसके छोटे साइज और कम ग्रेविटी की वजह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर इसके सरफेस से काफ़ी ऊपर तक फैला हुआ है, जिसमें 20 अलग अलग लेयर हैं। प्लूटो के मुकाबले हमारे ज़मीन का एटमॉस्फेयर प्लूटो के मुकाबले बहुत बड़ा है। लेकिन साथ ही ज़मीन का एटमॉस्फेयर काफ़ी कॉम्प्रेस्ड है क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी प्लूटो के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ यहाँ का एटमॉस्फेयर एक्वेशन भी ज़मीन से 1 लाख गुना कम है। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने प्यार का इजहार ज़रूर करें। आज की इस वीडियो पे हम एम रखते हैं 99 लाइक्स का। दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।